मॉडर्नाइजेशन के बाद 110 मेगावाट की एक इकाई चालू हो गई है और चालू करते वक्त हम वहां उपस्थित थे और हमने देखा कि 110 मेगावाट की इकाई है। 110 मेगावाट के नीचे वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा, जनरेशन नहीं कर रहा, बल्कि हमने देखा कि थोड़ा ज्यादा ही, कभी कभी 110.5, कभी कभी 111 मेगावाट तक वो पहुंच रहे थे। स्क्रीन पर आ रहा था और उसको हम लोग देख रहे थे। यानी 100% से भी ज्यादा प्लांट लोड फैक्टर पर वो पहली इकाई चल रही है। दूसरी इकाई भी 3-4 महीने के अंदर आने वाली है। इसी प्रकार से बरौनी में भी काम चल रहा है और कांटी का विस्तारीकरण हो रहा है। 195 मेगावाट की 2 इकाई, उस पर काम चल रहा है। बरौनी में 250 मेगावाट की 2 इकाई, और उसके लिए जो सबसे बड़ी बाधा थी कोल लिंकेज का, तो टैपरिंग कोल लिंकेज बहुत संघर्ष के बाद केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ, तो उसका काम भी आगे बढ़ चुका है। नबीनगर में काम हो रहा है। और फिर बाढ़ एनटीपीसी प्रोजेक्ट की पहली इकाई 660 मेगावाट का कॉमर्शियल जनरेशन बहुत जल्दी होने वाला है। उसका वो लोग ट्रायल कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, लेकिन अभी उसको ग्रिड में नहीं डाला। तो या कॉमर्शियल जिसको जनरेशन कहते हैं वो जल्दी ही करने वाले हैं। उसको भी मैं देखने गया था और उस 660 मेगावाट में बिहार का हिस्सा 330 मेगावाट होगा। तो बिजली की उपलब्धता की स्थिति दिन ब दिन सुधार की ओर है। जो सेंट्रल कोटा की बिजली है वो हमें मिलेगी, हमारा अपना जनरेशन होगा और हम बाजार से भी बिजली खरीद रहे हैं और इसलिए लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। एक तरफ हम जहां बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने में कामयाब हुए हैं, वहीं अब हमें ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। आप सबको मालूम है कि जो हम लोगों के लंबे संघर्ष के बाद विशेष सहायता जारी रखी गई है और इस पंचवर्षीय योजना में हम लोगों की मांग तो थी 20,000 करोड़ रुपए की पंचवर्षीय योजना में, लेकिन 12,000 करोड़ रुपए की मंजूरी थी। जब 1,18,00,000 लोगों का के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन समर्पित किए गए प्रधानमंत्री जी को, उसके बाद एक अंतर मंत्रालयी समूह बना था। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में जो मापदंड है उसको विशेष राज्य का दर्जा देना तो संभव नहीं है, लेकिन विशेष सहायता बिहार को जरूर मिलनी चाहिए। तो उसी विशेष सहायता में 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। विशेष राज्य के दर्जे की लड़ाई को हम जारी रखे हुए, लेकिन जो उसमें 12,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ इस पंचवर्षीय योजना में, उसमें जहां कुछ रुपए पुरानी योजनाओं को पूरा करने के लिए और दीघा और एम्स के बीच के एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए पैसा लगाया जा रहा, बाकी शेष धनराशि 9,200 करोड़ बिजली क्षेत्र में लगाई जा रही। इसके अलावा एडीबी से भी ऋण ले रहे, राज्य के अपने संसाधनों से उसके अतिरिक्त भी धन दे रहे, और इसके अलावा बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जो बिजली प्रदान करने वाली एजेंसी है उनका पेमेंट सुनिश्चित करती है, उसमें भी काफी धनराशि लगती है। तो बिजली के क्षेत्र में काफी धनराशि लगाई जा रही है। और यही नहीं, बिजली विभाग और बिजली की जो 5 कंपनियां हैं वो तो निरंतर सक्रिय हैं ही। इसके अलावा मुख्य सचिव के स्तर पर हर महीने जिलाधिकारियों के साथ और बिजली कंपनियों के साथ जो समीक्षा बैठक होती है, उसके आधार पर हमारे जितने प्रशासन में लोग हैं, सारे जिलाधिकारी बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। कहीं भी कोई शॉर्ट कमिंग है, कोई कमी है, उसको दूर करने के लिए तो संसाधन भी दिया जा रहा है, परिश्रम भी हो रहा है, चारों तरफ से इसको प्राथमिकता दी हुई है। उसके चलते आज बिजली की स्थिति सुधर रही है और अब 2300 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति हो रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इससे मुझे पूरा विश्वास है कि कामयाब होंगे। इसके लिए अनेक ग्रिड सब स्टेशन के निर्माण, पावर सब स्टेशन का निर्माण, जो पुराने हमारे कंडक्टर थे, जर्जर तार थे, उसमें से 30,000 किलोमीटर को बदला गया। 72,000 किलोमीटर का लक्ष्य, उसमें से 30,000 किलोमीटर जर्जर तार को बदला जा चुका है। 107 नए पावर ट्रांसफार्मर और 997 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए गए।
यानी प्रतिदिन इसमें और प्रगति हो रही। इसके बारे में हम लोगों ने और कुछ निर्णय लिया है, जिसके बारे में मैं जब कुछ नई घोषणाएं करूंगा तो उसमें मैं उसका जिक्र कर दूंगा। तो बिजली के क्षेत्र पर भी पूरा जोर है और जो हमने लोगों को कहा है उसको पूरा करेंगे। सुधार की ओर हम बढ़ चले हैं, सुधार परिलक्षित हो रहा है। इस बार जो बाहर से आए छठ के समय में वो लिख रहे हैं और अनेक लोग अपने उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। इन दिनों तो सोशल मीडिया की भी बड़ी चर्चा है, उस माध्यम की भी बड़ी चर्चा है, उस पर लोग अपने अनुभव भी लिख रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि चारों तरफ इसका असर दिख रहा है और लोगों ने महसूस किया। सबसे बड़ी चीज है महसूस करनी। हमारे जो विरोधी होंगे तो वो हर चीज को नकारते जाएंगे, लेकिन जो एहसास है, जो लोगों ने फील किया है, महसूस किया है, उसको कोई बदल नहीं सकता। जैसे लोगों के मन से डर निकल गया है। बहुत लोग लाख बोलते रहे, लेकिन जिसके मन से डर निकल गया तो फिर से डर के खौफ के दौर में जाना नहीं चाहता। तो उसी प्रकार से बिजली है, जो लोगों ने बिजली देखी और सबको मालूम है कि हमारा जो नेटवर्क था वो सीमित था और कमजोर था। उस नेटवर्क को सुधार रहे हैं, दुरुस्त कर रहे हैं। एक मामूली टास्क नहीं। हालांकि बिहार का हर काम गैर मामूली, कुछ हुआ ही नहीं था किसी चीज को करना। और दूसरी तरफ अपेक्षाएं, उम्मीदें बहुत है। मुझे खुशी होती है, बहुत लोग घबराते हैं कि उम्मीदों से, तो लोग इतनी उम्मीद करते हैं, इतना कर रहे हैं, फिर भी उम्मीद करते हैं, लेकिन मैं नहीं घबराता। मुझको लगता है कि नाउम्मीदी से उम्मीद बेहतर। पहले लोग नाउम्मीद थे। ये जो बिजली के तार थे उस पर लोग कपड़ा सुखाते थे। अब ऐसा करने वाले को कहीं करंट लग गया तो अब लोगों ने महसूस किया कि ये तार कपड़ा सुखाने के लिए नहीं है, बल्कि बिजली की आपूर्ति के लिए। तो उम्मीदें अगर हैं, तो उम्मीदें अगर लोगों के मन में है तो ये अच्छी चीज है और लोकतंत्र के लिए शुभ लक्षण। उम्मीद होना चाहिए और उम्मीद को हमेशा बढ़ाना चाहिए और उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए। और आज लोगों के मन में उत्साह है। प्रगति के लिए सबसे जरूरी चीज है शिक्षा, और शिक्षा पर हमने जोर दिया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जितनी धनराशि, बजट का जितना बड़ा हिस्सा बिहार में शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है, क्या कहीं और खर्च किया जा रहा है? बजट का लगभग 23% आज की तारीख में खर्च कर रहे हैं। अभी जो हमने कुछ निर्णय लिया है उससे खर्च और बढ़ा है। उसका आकलन ये लोग करेंगे। मैं तो बजट प्रस्तावों का जिक्र कर रहा हूं। इस साल के जो बजट प्रस्ताव थे उसके बाद कई योजनाएं बढ़ गई। लड़कियों के लिए पोशाक की, ये क्षमा करिएगा, छात्रवृत्ति की योजना, पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक जो योजना छात्रवृत्ति की हुई, और इस प्रकार से अनेक योजनाएं चली। ये इस बजट के आने के बाद की बात। नियोजित शिक्षक का जो निश्चित वेतन था उसको बढ़ाया गया, जो लाइब्रेरियन थे उनका भी बढ़ाया गया। इस तरह से और भी आज कुछ और हम बताने वाले हैं। तो इन सब चीजों को आकलन करेंगे तो ये तो 23% से भी ज्यादा, लेकिन इतनी बड़ी धनराशि हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं। हमारी साइकिल योजना की सराहना तो सब जगह हुई। अब तो 14.5 लाख 15 लाख साइकिल खरीदने के लिए पैसा दिया जा रहा है। पोशाक की योजना हमारी सफलतापूर्वक चल रही है। कक्षा 1 से लेकर 8 तक लड़के लड़कियों दोनों को, और कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक सिर्फ लड़कियों के लिए। ये सारी योजनाएं चल रही हैं हमारी। और अब हमने तय किया कि हम हर ग्राम पंचायत में एक +2 स्तर का उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनाएंगे। हमें 4500 इस प्रकार के महाविद्यालय खोलने हैं और इस साल, इस वित्तीय वर्ष में 1000 इस तरह के विद्यालय खोलने का लक्ष्य। और मुझे खुशी हो रही है आपको सूचित करते हुए कि 1000 में से 826 ऐसे विद्यालय अधिसूचित हो गए, और इस पर बड़ी मात्रा में पैसे की जरूरत होगी, धनराशि की जरूरत होगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति हो रही है। हमने 2006 में एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में
कार्यक्रमों की शुरुआत की थी और हमने उस पर ध्यान दिया था, उसका परिणाम सामने है। कहा 39 लोग प्रति माह औसतन एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते थे, अब लगभग ये संख्या 8000 हो गई है। लेकिन अब आवश्यकता इस बात की है कि हम दूसरे चरण में जाएं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अब हम दूसरे चरण की योजनाओं पर अमल करने जा रहे हैं और दूसरे चरण की योजनाएं अगले 2-3 दिनों में बहुत चीजें रोल आउट होंगी जो आपके सामने आएगी। मैं तो कुछ चीजों का जिक्र कर सकता हूं, अब बहुत बातें कही जाती है। अभी 2 मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली, IGIMS में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी 2 साल पहले मिली थी, उस पर भी तलवार लटक रही थी तीसरे साल। उसके लिए जो जरूरी शर्तें हैं उसको पूरा किया गया और मुख्य सचिव के स्तर पर अंडरटेकिंग दी गई, हम काम कर रहे हैं। इसके अलावे पावापुरी में और बेतिया में 2 नए मेडिकल कॉलेज के लिए अनुमति मिली है NCI से और यह भी हाल की घटना है, ये कोई पुरानी घटना नहीं है, ये इसी साल की घटना है और आपको बताते हुए बता देना चाहते हैं कि ये जून के बाद की घटना है। और एक मेडिकल कॉलेज दे करके वो ठहर गए थे पावापुरी के लिए, तो 1 साल पहले से वो दे रहे थे। हमने कहा नहीं देना है तो दोनों दीजिए, पावापुरी और बेतिया। तो पावापुरी का उन्होंने दे दिया, बेतिया को फिर लटका दिया, तो फिर उस पर हम लगे और अंततोगत्वा बेतिया को भी मंजूरी मिली। अनेक मेडिकल कॉलेजेस में सीटों की संख्या बढ़ी। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज में भी निर्माण कार्य शुरू हो गया। PMCH, NMCH, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल मुजफ्फरपुर, अनुग्रह नारायण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल गया, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल भागलपुर में 50-50 सीटें और दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल लहरियासराय में नामांकन हेतु 10 सीटों की वृद्धि की गई है। तो इस तरह से इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है और अनेक काम हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने हैं, जिसके बारे में हम अभी इसके आगे कुछ बताना चाहेंगे। हमने स्वास्थ्य के अलावा स्वच्छता पर भी उतना ही ध्यान दिया है और शौचालय निर्माण को गति प्रदान करने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि अब ये निर्णय लिया जाए कि जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने को इच्छुक व्यक्ति होंगे, उनको अपने घर में अगर घरेलू शौचालय नहीं है तो ये बनवाना पड़ेगा। ये उसकी शर्त होगी कि हर वो व्यक्ति जो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ना चाहता है वो घरेलू शौचालय जरूर बनाएगा। और अब ऐसी बात हम इसलिए कर रहे हैं कि शौचालय बनाने के लिए अब धनराशि मिल रही है। निर्मल भारत अभियान का भी पैसा है जिसमें राज्य का भी अंशदान है और उसके अलावे मनरेगा से भी उसमें पैसा दिया जा रहा है। तो 10,000 रुपए तक का टॉयलेट शौचालय वो बना सकते हैं, जिसमें से 900 रुपए का अंशदान उनको करना पड़ेगा और महादलित के लिए उसका तो अलग से और प्रावधान कर दिया गया है, वो भी करेगा। तो मैं नहीं समझता हूं कि अब किसी को कोई कठिनाई होनी चाहिए। हाँ, हमारा जो लक्ष्य होना चाहिए, केंद्र सरकार ने उस लक्ष्य को कमतर करके आंका है। हम इस बात के लिए प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जो लक्ष्य है उसको माने, 2 करोड़ 19 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार की संख्या उसको स्वीकार करें, लेकिन इसको एक नई गति दे रहे हैं। और इसके लिए अभी हाल में ही हमने संबद्ध लोगों की कार्यशाला की और उसमें ये सारी बातों पर चर्चा हुई। लोग उत्साह के साथ इस काम में भी लगेंगे। कृषि के क्षेत्र में तो आप सबको मालूम है कि कृषि रोड मैप की प्रगति हो रही है, उसके मुताबिक कार्यक्रमों पर अमल किया जा रहा है। और हमने अभी हाल में किशनगंज में एक और नए एग्रीकल्चर कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी है, जिसके भवन निर्माण पर 562 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। इसको मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। सरकार द्वारा गव्य विकास, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मछली पालन के लिए कई नई योजनाएं स्वीकृत की गई है। हरियाली मिशन आप सब जानते हैं कि हमारा जो ग्रीन कवर 9% था उसको बढ़ाकर 15% करना है 2017 तक।
मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी ग्रीन कवर 9% से बढ़कर 10.3% हुआ है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसके लिए पूरे बिहार में 24 करोड़ के करीब पेड़ लग रहे हैं और हरियाली मिशन का भी काम अपनी गति से चल रहा है। कृषि रोड मैप के सारे कार्यक्रम पर अमल किया जा रहा है ताकि हमारी उत्पादकता बढ़े, हमारा उत्पादन बढ़े और कृषि पर निर्भर लोगों की आमदनी बढ़े। आपदा के लिए हम लोग बहुत ही सचेत और सतर्क रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। घटना घटी नहीं कि जो भी हमें आपदा राहत देनी है तुरंत देते हैं। अब मांग नहीं करनी पड़ती है, हम राहत पहुंचाते हैं। आप सबको मालूम है कि मानसून की बेरुखी के कारण जो वर्षा कम हुई उसके चलते हम लोगों को 33 जिलों को सुखाड़ग्रस्त घोषित करना पड़ा। उसमें सुखाड़ से निपटने के लिए हम लोगों ने रणनीति अपनाई और कृषि संबंधी ऋण, भूमि लगान, बिजली के बकाये की राशि और बैंक का ऋण बैंकों ने जब हम आपदाग्रस्त घोषित करते हैं तो वो उसको स्थगित करते हैं, तो सबकी वसूली स्थगित की गई। डीजल अनुदान का प्रबंध किया गया और इसके अलावे बिजली की आपूर्ति ग्रामीण अंचल में जहां पर बिजली की पहुंच है वहां उनको निर्बाध कम से कम 8 घंटे की बिजली की आपूर्ति की गई। तो इन सब कामों के करते हुए हमने सूखा की स्थिति से निपटने का प्रयास किया। केंद्र के पास मेमोरेंडम भेजा, टीम भी आई है, उन्होंने उस समय की स्थिति का आकलन किया है, कितना आच्छादन कम हुआ, इन सब चीजों को देख कर गए। मुझे उम्मीद है कि हमारी जरूरतों के मुताबिक वो सहायता प्रदान करेंगे, ये ऐसे हम उम्मीद करते हैं। वैसे देखना है अब उसके अलावे जो ये चक्रवात आया, तूफान जिसका नाम फायरिंग दिया गया, उसके से भी बर्बादी हुई, कई जगहों पर फसलों की बर्बादी हुई। उसके लिए नियमानुसार उसका आकलन करा करके उनको भी सहायता देने के लिए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन फायरिंग के समय जो वर्षा हो गई उसका लाभ भी हम लोगों को, उसका लाभ ये हुआ है कि अब रबी फसल की गुंजाइश बन गई। वरना जो स्थिति थी, मानसून जितनी कम वर्षा हुई थी मानसून में, उसके आधार पर तो हम लोगों को लग नहीं रहा था कि रबी की कोई गुंजाइश है। लेकिन कम से कम इस तूफानी चक्रवात में जो कुछ भी वर्षा हुई उससे थोड़ी रबी की स्थिति की गुंजाइश उत्पन्न हुई। लेकिन जो भी सूखा से प्रभावित लोग रहे या हमारे फायरिंग से प्रभावित लोग रहे, उनको नियमानुसार राहत अवश्य पहुंचाई जाएगी। हम लोगों ने समाज के सभी तत्वों पर ध्यान दिया है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में तो सबको मालूम है हम लोगों की पहल नायाब रही है और दूसरी जगहों पर उसका अनुकरण किया गया है। हम लोगों ने पुलिस फोर्स में भी न सिर्फ महिला बटालियन का गठन किया बल्कि 35% आरक्षण दिया है महिलाओं को। जो सिपाही के पद पर या सब इंस्पेक्टर के पद पर बहाली होगी उसमें 35% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 10 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। हमने हाल में समीक्षा की है, 1,15,000 समूहों का गठन हुआ है और हम जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके बारे में केंद्र सरकार का निर्णय है, बैंक 7% दर पर उन्हें ऋण देते हैं और केंद्र का यह भी निर्णय है कि जो जिले IAP के अंदर आच्छादित हैं, इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान, यानी नक्सल प्रभावित जिले हैं उनकी नजर में, 11 जिलों में वो 4% के दर पर इंटरेस्ट लगता है, 3% इंटरेस्ट की सब्सिडी केंद्र सरकार देती है। हम लोगों ने तय किया है कि बिहार के बाकी 27 जिलों में हम राज्य सरकार की तरफ से इंटरेस्ट सब्सिडी देंगे और बाकी जगहों पर भी बिहार में 4% के दर पर सूद उनको लगेगा। और यही नहीं, ये तो एक माइक्रो फाइनेंसिंग की बात। इसके अलावा हम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन कर, ये जो मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारी योजनाएं हैं, इनका क्रियान्वयन स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के माध्यम से ही होगा। इसलिए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सरकार की तरफ से भी योजनाएं दी जा रही है। वो अपना व्यवसाय करने के लिए बैंकों से भी ऋण ले सकते हैं, 4% उनको सूद पर मिलेगा। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से भी ये पहल की गई है और मैं समझता हूँ कि बिहार का जो स्वयं सहायता समूह, वैसे जो जीविका 7 जिलों में वर्ल्ड बैंक से ऋण लेकर हम लोगों ने शुरू किया था, उसका मॉडल इतना अच्छा था कि उसी को स्वीकार किया गया राष्ट्रीय स्तर पर आजीविका में
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में, और उससे सभी आच्छादित अब होंगे। तो उसी प्रकार से हम लोगों के यहाँ अब जो अतिरिक्त हम अब कुछ नई सरकार की योजनाओं को उनके माध्यम से क्रियान्वित कर रहे हैं, तो उसके चलते उनकी अर्थ क्षमता बढ़ेगी, वो वायबल हो पाएंगे, अपने पैरों पर उसके सदस्य खड़ा हो पाएंगे। और मेरी समझ से ये जो लड़कियों की शिक्षा और पूरे शिक्षा पर हमारा जोर है, फिर निरक्षरता को दूर करने के लिए जो हमने अक्षर आंचल योजना, साक्षरता अभियान जो भारत सरकार, साक्षर भारत अभियान, उसके अलावे जो हम लोगों ने महादलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं को साक्षर करने के लिए जो अक्षर आंचल योजना चला रखी है, जिसमें हमारे टोला सेवक या तालीमी मरकज के स्वयंसेवी लगते हैं, उन सबों के माध्यम से हम उनको जो साक्षर बना रहे हैं, और उसके साथ ये सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसको मिलाकर जो ग्रामीण अंचल का एक वातावरण बन रहा है, ये सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। और ये मूक सामाजिक परिवर्तन है, लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कितना बड़ा चेंज आ रहा है, और उसका असर लोगों को समय पर आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा दिखेगा। हमने जो महादलित परिवारों के लिए जो बास रहित हैं, बास भूमि रहित हैं, उनके लिए जमीन देने की जो योजना बनाई थी, उसमें से प्रथम एवं द्वितीय चरण का सर्वेक्षण कराया। उसमें 2,11,597 महादलित परिवारों को बास भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। अब प्रथम चरण में सर्वेक्षित मात्र 13,517 परिवार बचे हैं, और द्वितीय चरण के सर्वेक्षित 21,580 परिवार बचे हैं। उसको इस साल पूरा करने का लक्ष्य है। तो बास भूमि रहित कोई भी महादलित परिवार नहीं रहेगा ग्रामीण अंचल में। जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, अति पिछड़े वर्ग के हैं, इनके लड़के लड़कियों के लिए जो छात्रवृत्ति थी वो 3 गुनी वृद्धि उसमें की गई, और पिछड़े वर्ग के 1 लाख से कम आय वाले परिवार के सभी बच्चों को बढ़े हुए दर पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना और मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक युवा वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए हम लोगों ने किशनगंज में जमीन उपलब्ध करा दी। उससे आगे बढ़ करके उनका काम शुरू हो, इसके लिए हम लोगों ने बिल्कुल नया नवनिर्मित 2 बहुमंजिला छात्रावास भवन भी उपलब्ध करा दिया कि आप अपना काम शुरू करिए, अपना बिल्डिंग और कैंपस डेवलप करते रहिएगा, अपना काम शुरू कर दीजिए। इसके लिए हम लोगों ने उनको भवन उपलब्ध करा दिया। और मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि अब वहाँ बीएड की पढ़ाई वो शुरू करने जा रहे हैं, और 60 के विद्यार्थियों का उन्होंने एडमिशन भी ले लिया। इसमें 52 लड़के हैं, 8 लड़कियां। तो राज्य सरकार की पहल से ये काम भी शुरू हुआ है, और शीघ्र ही जो बताया गया है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे शिक्षा विभाग को, उसके मुताबिक MBA बायोटेक्नोलॉजी एवं लॉ की पढ़ाई वहाँ प्रारंभ होने की संभावना है। हम लोगों ने उनको स्थल भी उपलब्ध करा दिया ताकि वो अपना पढ़ाई शुरू कर सके। औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी काम हुआ है, और अब तक जो विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं, हमारी जो औद्योगिक प्रोत्साहन नीति है, उसपे जो हम प्रोत्साहन देते हैं, तो आप यही अंदाज कर सकते हैं कि 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी औद्योगिक इकाइयों को राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। और अब तक 191 इकाइयां उत्पादन में आई है, और इसके अतिरिक्त 184 यूनिट का निर्माण विभिन्न क्षेत्रों में, और अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक का पूंजी निवेश हो चुका है। तो इस प्रकार से हमारी जो सब्सिडी और प्रोत्साहन नीति है, उसके अंतर्गत ही काम शुरू हो गया है। और नई औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भी नीति हम लोगों ने बना दी है। अब उम्मीद है कि इससे नए औद्योगिक क्षेत्रों का भी गठन हो सकेगा। अब पटना में हीरा तराशने की भी इकाई लग गई। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर और कई तरह की बात हम सुनते रहते हैं, लेकिन शायद उनको मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, हीरा तराशने की भी इकाई पटना में लग चुकी है। हीरा तराशने की इकाई पटना में लग रही है। ये तो हमारे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर एक स्टाम्प लगने के समान है।
तो लेकिन जिसको नहीं समझना है वो समझेंगे, जिनको जानना है वो जानते हैं। तो औद्योगिकरण का तो उसमें गति तो तभी आएगी, मेरी समझ है, मेरी मान्यता है, और उसके लिए हम लड़ रहे हैं। जब हमारे राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो केंद्रीय करों में रियायत मिलेगी, तो निवेशक प्रोत्साहित होंगे यहाँ निवेश करने के लिए। हमारा बहुत बड़ा बाजार है बिहार, और लोग अपनी इकाइयां लगाना चाहेंगे, लेकिन अभी तो राज्य की प्रोत्साहन नीति है, विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो और दूसरे लोग लगाएंगे, तो यहाँ औद्योगिक प्रगति भी होगी और नए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। हमारे लिए बिहार में हमारी विरासत बहुत महत्व रखती है, उसकी अपनी अहमियत है। हमने बहुत कोशिश की कि केंद्र सरकार की तरफ से पहल हो और ASI के द्वारा हमारे अन्य स्थलों का भी उत्खनन हो। बहुत परिश्रम के बाद मधुबनी जिले के अंदर जो बलिराजगढ़ है उसकी खुदाई के बारे में लोगों ने निर्णय लिया है। वो ASI प्रोटेक्टेड साइट ही था, हम लोगों ने प्रयास किया, पहले तो मना कर दिए, फिर हमने आग्रह किया तो अब उसकी मंजूरी उन्होंने दी है। लेकिन इसके अलावे हम राज्य की तरफ से अपनी तरफ से तिलहड़ा में और चौसा में उत्खनन का काम कर रहे हैं, आप सबको मालूम है, और उसमें बहुमूल्य चीजें मिल रही है। हमारे इतिहास पर के पन्नों पर जो धूल की परत थी वो हटेगी। इसके अलावे चेचर कुतुबपुर वैशाली जिले में वहां भी उत्खनन कार्य करने की हमारी योजना है। और बिहार म्यूजियम का काम शुरू हो गया है। बहुत लोग कहते हैं क्या हुआ इधर, तो इधर ही हुआ है, 3-4 महीना के अंदर ही काम शुरू हो गया बिहार म्यूजियम का काम। और बिहार म्यूजियम के बारे में यहाँ जितनी दिलचस्पी नहीं है उससे ज्यादा दिलचस्पी बाहर है, और जिनकी इतिहास में अभिरुचि है, पुरातत्व में अभिरुचि है, उन सब लोगों की बड़ी दिलचस्पी है। वो एक म्यूजियम बन रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर। हम पुराने पटना म्यूजियम को भी सुव्यवस्थित और सुगठित कर रहे हैं, और कुछ चीजें हमारी पटना म्यूजियम में रहेंगी और कुछ चीजें हमारे बिहार म्यूजियम में रहेंगी। तो ये सब काम भी हो रहा है। और अब जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हम गांधी मैदान के उत्तरी पश्चिमी कोने पर गांधी संग्रहालय के बगल में और रेड क्रॉस सोसाइटी है उसके बीच में बनाने की योजना है। उसमें 5000 की क्षमता का एक ऑडिटोरियम, उसके साथ ज्ञान भवन, जो विज्ञान भवन की तर्ज पर ज्ञान भवन बन रहा है, उसके अलावे पीछे सभ्यता द्वार। तो इसके लिए निविदा हो चुकी, निविदा निकल चुकी, निविदा का निस्तार भी हो गया और बहुत जल्दी उस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। तो लोगों को पता चल जाएगा कि और क्या क्या काम हो रहा है। अब एक बात बहुत कह दी जाती है या कही जाए, दरअसल हमने तो काम दे दिया है, रिपोर्ट कार्ड हम पेश करते हैं तो बहुत लोग भी कुछ करने में लग जाते हैं, या यही एक बहाना होता है समाचार माध्यमों के समक्ष जाने का। तो बहुत लोग जाएंगे और कुछ लोग हमको बताएंगे केंद्र के बारे में, तो हम पहले ही आपको बता देते हैं कि केंद्र से धनराशि मिलने में उनके हिस्से की धनराशि में विलंब होता है और फ्लैगशिप प्रोग्राम में विलंब होता है, जैसे इंदिरा आवास योजना, DRGF की योजना, ICDS जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र चलता है उसकी योजना। इन योजनाओं में केंद्रांश के रिलीज होने में, विमुक्ति में, सेंट्रल शेयर के रिलीज होने में देरी होती है, तो राज्य अपनी तरफ से पैसा रिलीज करके उन कार्यों को जारी रखता है। और इसके लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इंदिरा आवास योजना के तहत 190 करोड़ रुपए, पंचायती राज विभाग की DRGF योजना के तहत 400 करोड़ रुपए और ICDS योजना के तहत 272 करोड़ रुपए राज्य के खजाने से रिलीज किए गए ताकि योजनाएं जारी रहें, क्योंकि केंद्रांश आने में विलंब हो रहा है। इसके अलावे आप सबको मालूम है कि मनरेगा में केंद्र ने तय कर दिया 138 रुपए की मजदूरी कर। हमने कहा कि नहीं, ये तो राज्य के न्यूनतम मजदूरी को लागू करना चाहिए।
तो हमारे यहाँ जो न्यूनतम मजदूरी है हम उसको लागू कर रहे हैं अपने राज्य में, और ऐसा करने में 138 रुपया, और जो न्यूनतम मजदूरी हमारे राज्य का है एग्रीकल्चर वर्कर का जो न्यूनतम मजदूरी है उसका जो अंतर है उसको पाटने के लिए मनरेगा में राज्य सरकार की तरफ से 448 करोड़ रुपए का एक साल में खर्च वहन किया जा रहा है। तो मैंने आपको बता दिया ये सब चीजें कि सिर्फ राज्य की अपनी योजनाओं के लिए ही हम सचेष्ट और प्रयत्नशील नहीं है, केंद्र की महत्वपूर्ण योजनाएं भी राज्य में चले, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हम एडवांस रिलीज करके अपना काम जारी रखते हैं, वरना पहले काम बंद हो जाया करता था कि पैसा नहीं है, और फिर आखिर में रिलीज होता है, तो खर्च नहीं होता था या यूटिलाइजेशन नहीं जाता था, तो कई प्रकार की समस्याएं होती। तो ये बात हम लोगों ने ये जानकारी आपको दे दी, और हर प्रकार से एक नहीं अनेक योजनाएं हैं, निरंतर होती रहती है, और गवर्नेंस का काम जो हमारी प्रतिबद्धता बिहार की जनता के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है उसी के मद्देनजर हम सब लोग मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हमारे सहयोगी काम करते हैं, हमारे अधिकारी काम करते हैं, और सब लोगों के परिश्रम का फल है। और एक बात समझ लेना चाहिए, बिहार में आधारभूत संरचना का अभाव था, बिहार में गवर्नेंस के बारे में एक माइंडसेट नहीं था, कुछ काम नहीं होता था, सारे कामों को शुरू करना, क्रियान्वित करना, लागू करना, ये हमारी सतत कोशिश हो रही है, और सबके सहयोग से और आप सब लोगों के सहयोग से ये संभव हुआ है, और सबसे ऊपर बिहार की जनता के सहयोग से, उनके समर्थन से यह सब काम संभव होता है। हम काम कर रहे हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी शिथिलता नहीं आएगी, गति धीमी नहीं पड़ेगी। और इस अवसर पर मैं कुछ और भी आपके माध्यम से नए जो निर्णय है उसकी घोषणा करना चाहता हूं। हमने आपको जिक्र किया कि जो महादलित अति पिछड़े अल्पसंख्यक अक्षर आंचल योजना जो हमने प्रारंभ करके उसमें टोला सेवकों को और तालीमी मरकज स्वयंसेवियों को लगाया, तो इन सब लोगों को मानदेय मिलता है 3,500 रुपये। हम लोगों ने तय किया है कि उनके मानदेय को बढ़ा करके 5,000 रुपये कर दिया जाए। एक निर्णय हम लोगों ने लिया है। आप सबको ज्ञात है कि हमने निर्णय लिया कि पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाली लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो अब छात्रवृत्ति का लाभ अनुदान की सुविधा, अनुदान प्राप्त मदरसा, संस्कृत विद्यालय और अनुदान प्राप्त वित्त रहित विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी उपलब्ध कराया जाए। यानी जो सरकारी विद्यालय की इसी साल की घोषणा, इसी साल उस पर निर्णय लिया, उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। जो अनुदानित मदरसे हैं, संस्कृत विद्यालय हैं और वित्त रहित विद्यालय हैं, उन तक हम उसको विस्तारित कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि भागलपुर में एक बहुत ही भयंकर सांप्रदायिक दंगा हुआ था, और हम लोगों की सरकार जब बनी तो हम लोगों ने फिर से एक आयोग गठित किया, और उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमने यह भी रखा था कि उनको और क्या सहायता मिलनी चाहिए। उनके रिकमेंडेशन पर ही 84 के सिख विरोधी दंगे के पीड़ित लोगों के बराबर का कंपनसेशन उनको केंद्र सरकार को देना पड़ा। और इसके अलावा राज्य की तरफ से हम लोगों ने जो दंगा पीड़ित बेसहारा परिवार थे, उनके लिए हम लोगों ने ताउम्र पेंशन देने का निर्णय किया, और 2007 से 2,500 रुपए की पेंशन राशि दी जा रही थी प्रति माह। वो दंगा प्रभावित जो बेसहारा लोग थे उनको अब पेंशन की राशि को 2,500 रुपए से बढ़ाकर प्रति माह 5,000 रुपया कर दिया जाएगा। आपको मालूम है कॉमर्शियल टैक्सेज में जो बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम के अधीन दे कर के भुगतान के लिए राज्य के अंदर मालों के परिवहन की सीमा इसी साल 25,000 थी, उसको बढ़ा करके हम लोगों ने इधर किया 4 महीना पहले 50,000,
और अब उसको उस सीमा को और बढ़ाया जा रहा है। राज्य के अंदर जो माल जाएगा व्यवसाय में एक जगह से दूसरी जगह, उस सीमा को बढ़ाकर 75,000 रुपया किया जा रहा है। और इसके अलावा बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा वाणिज्य कर विभाग के सहयोग से एक नई प्रणाली विकसित की गई है, नई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली विकसित की गई। जो व्यापारी जो चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा या वाणिज्य कर विभाग के सहयोग से विकसित इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली को एडॉप्ट करेंगे, उनके लिए यह सीमा 1 लाख रुपए की होगी। यानी फॉर्म B8 के लिए अब 75,000 रुपए की सीमा है कर दी गई। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग प्रणाली को वो स्वीकार कर लेते हैं, उसको अंगीकार कर लेते हैं, तो फिर यह सीमा उनको कर देयता में छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप सबको मालूम है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर तक हम लोगों ने 24/7 24 घंटे चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई थी। 2006 का से शुरू हुआ। अब हम लोगों ने तय किया है कि प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अलावे एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सेवा 24 घंटे उपलब्ध कराया जाए। इसलिए राज्य में न्यूनतम, इस बार इससे ज्यादा संख्या हो सकती है, इस वर्ष 534 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का परिचालन 24/7 के आधार पर यानी 24 घंटे किया जाएगा और इसको अगले 3 महीने के अंदर प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के सभी जिला अस्पतालों CT स्कैन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी और सभी हमारे चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पतालों में MRI की सुविधा उपलब्ध करा देंगे और इस पर अमल 6 महीने के अंदर हो जाएगा। इसके अलावा राज्य के 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, 36 जिला अस्पतालों एवं सभी मेडिकल अस्पतालों में इस वित्तीय वर्ष में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके प्रथम चरण में PMCH, इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, 22 जिला अस्पताल एवं 82 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन की सुविधा 27 नवंबर से यानी आज 25 नवंबर परसों से लागू कर दी जाएगी और ऐसा होने से प्रखंड स्तर पर भी चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को संसद